नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। स्वागत है हमारा इस चैनल में हिस्टोरिकल स्टोरी। हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐतिहासिक कहानियों का भंडार, एक कारवां जो सत्य घटनाओं पर आधारित होगा और हमारा प्रयास आपको सच्चाइयों से रूबरू कराने का होगा। शुरुआत करने से पहले हम निवेदन करेंगे आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी हमारी ऐसी कहानियाँ मिस ना हो जाए, कोई भी ऐसी जानकारियाँ मिस ना हो जाए जिससे आपके लिए ज़रूरी होगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हम आज बात करेंगे बिहार के बारे में, बिहार के एक नालंदा ज़िले के बारे में। नालंदा में एक जगह है राजगीर, वो बहुत नामा जाना जगह है। इसके लिए भी हम एक कहानी बनाएंगे राजगीर के बारे में। लेकिन राजगीर में एक जगह है नालंदा विश्वविद्यालय, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में मतलब ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा की वह जननी रही है शुरू से ही, कि जहाँ पे बहुतेरों मतलब शिक्षार्थी आए, शिक्षा ग्रहण किए, देश विदेश से लोग आए यहाँ शिक्षा ग्रहण करके जा करके अपने और देश में इसके नाम पे अपना नाम बनाया। यहाँ पे जो विद्वान होते थे, जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते थे, उनका बाहर में शुरू से ही डिमांड रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो खैर एक तो अलग इसका मतलब इस विश्वविद्यालय का एक अलग अपना रुतबा रहा है, हमेशा से ही एक अलग रुतबा रहा है। इसकी स्थापना सन 1415 ईस्वी 1415 से 1454 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी स्थापना जिन्होंने करवाई थी उनका नाम था गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम। ओके, गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इन्होंने इसका स्थापना करवाया था। यहाँ पे अध्ययन करने में जो अधिकांशतः छात्र होते हैं वो बाहरी छात्र होते हैं, मतलब विदेशों के छात्र अधिकांशतः रहते थे यहाँ पे, जो जैसे कि चाइना वगैरह से, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, अधिकांशतः छात्र बाहर से ही आते थे। विश्वविद्यालय में एक बार में 1200 छात्रों का एडमिशन होता था, 1200 छात्र पढ़ने आते थे एक बार में, जिनका ज्वाइनिंग होता था। वो भी कुछ ऐसे नहीं कि आए और ज्वाइनिंग हो गया, उसका भी एक अलग लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। वहाँ के जो प्रमुख भाषा थी संस्कृत, वहाँ के पंडित जो हैं वो इनका ज्वाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के बाद से सेलेक्ट करते थे कि कौन कौन बच्चा इसमें पढ़ने के लायक है। जैसे कि अगर जो छात्र यहाँ पे ज्वाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आए, जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनमें से केवल 30 से 40% छात्र ही सिलेक्ट हो पाते थे, बाकी सब छात्र सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो शिक्षा का ये रुतबा रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कैपेसिटी की वजह से हम वापस कर दिए, लेकिन सिलेक्शन में हमेशा से ऐसा रहा है कि इतना ही एवरेज रहा है कि 30-40% लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे इस चीज़ में। तो एवरेज रहा है कि 1200 छात्र का एडमिशन एक बार में होता था, और जो उनको शिक्षा देने के लिए होते थे, जो मार्गदर्शन करने के लिए होते थे, 1900 से 2000 शिक्षक भी रहते थे जो उनको मार्गदर्शित करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। एक शिक्षक का एक वहाँ पे अलग ही लेवल रहा है, उनका अलग ही रुतबा रहा है, उनका नाम ख्याति जो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनका एक अलग लेवल पर वर्चस्व रहा है शुरू से ही। खैर रहना भी चाहिए क्योंकि ये विश्वविद्यालय है। हम आपको बताएंगे आगे कि इनका क्या ख्याति रहा विश्वविद्यालय का। केवल जब इसका नींव पड़ा था तो वहाँ पे एक बौद्ध विहार बना था बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा के लिए। बौद्ध विहार से कैसा मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ये कब विश्वविद्यालय बना, थोड़ा टाइम लगा विश्वविद्यालय में, लेकिन जब नींव पड़ा था तो एक बौद्ध विहार के नाम से बना था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु शिक्षा लेते थे। लेकिन वो धीरे धीरे विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गया। यहाँ पे विदेशों से आने लगे बौद्ध भिक्षु, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पढ़ने आने लगे, विदेशों से भी आने लगे। और वो एक बार वहाँ पे गए थे इसके हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में पता करने के लिए। मैं एक बार वहाँ विजिट करने के लिए गया। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी मिला मैंने, 2-4 बार बात भी किया, कुछ लोगों से बात भी किया मैंने। ऐसा मानना है कि वहाँ पे जो इसका है ये जड़ी बूटियों का एक लेवल रहा है वहाँ पे। जो जड़ी बूटियाँ वहाँ पे रहती थी, रिसर्च के लिए रहती थी, दवाइयों के लिए रहती थी, अलग अलग बीमारियों पे रिसर्च होता था, वहाँ पे दवाइयाँ बनती थी जड़ी बूटियों से। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो अभी आजकल की अंग्रेजी दवाएं हैं और वो जड़ी बूटियों में अगर कंपेयर किया जाए तो जड़ी बूटियों को अगर आप ऐसे भी खाएंगे तो आप पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे किसी अंग्रेजी दवा को खाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होगा। ये तुरंत ठीक कर देंगे, वो ठीक करने में थोड़ा टाइम लेती थी, लेकिन जड़ से बीमारी को मिटाते थे। तो जड़ी बूटियों का एक अलग लेवल रहा है। वहाँ पे जड़ी बूटियों का एक रिसर्च सेंटर भी हुआ करता था, जो मतलब एक अलग ही लेवल था उनका जड़ी बूटियों का।
और उस विश्वविद्यालय में अलग अलग रिसर्च के अलग अलग टाइप के रिसर्च होते थे वहाँ पे। लेकिन हमने उस चीज़ को अभी खो दिया, तो हमें अफ़सोस के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। शुरू से ही बिहार को हमेशा से गुरुओं की धरती माना गया है। वहाँ पे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध जैसे लोग, अशोक सम्राट जैसे लोग, आर्यभट्ट जैसे धुरंधर, बहुतेरे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, बहुतेरे उदाहरण हैं जो हम आपको बता सकते हैं। इन्होंने हमारे बिहार को एक राज्य स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे, एशिया में अलग अलग लेवल पे बिहार का, भारत का नाम रोशन किया है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक मुग़ल शासक यहाँ पे नहीं आए थे। उसके पहले नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक को अपने ज्ञान और विद्या के लिए विश्व में एक अलग ही लेवल अचीव किए थे उन लोगों ने। उनका जो वर्चस्व था, उनका जो चरित्र था, एक उज्ज्वल और साफ चमकीले शीशे के हिसाब से था। एक ऐसा शीशा होता है जिसमें आप अपने आप को देख करके अपनी परछाई को बता सकते हैं। उन लोगों का ऐसा चरित्र था। तो जो शिक्षा को देने वाले हैं उनको ऐसा होना पड़ेगा, तभी हम एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं ताकि जो शिक्षा ग्रहण करे वो उस लेवल पे आ सके। ऐसा भी मानना है कि नालंदा जो 7वीं शताब्दी था, उसके पश्चात कई सौ वर्षों तक मतलब विश्वविद्यालय की ख्याति प्राप्त थी। मतलब वैसा विश्वविद्यालय उसके बाद कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसा ख्याति प्राप्त थी नालंदा विश्वविद्यालय को कई सौ सालों तक। तो मतलब ऐसा वर्चस्व रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे शिक्षा मिलती थी वाकई में इस ख्याति को प्राप्त करके लोग अपने आप को धन्य मानते थे। धन्य मानेंगे ही, क्योंकि शिक्षा का स्तर यहाँ पे बहुत हाई था। यहाँ पे अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मतलब देश के तो विद्यार्थी तो चाहिए, उसके साथ में विदेशी लोग भी, विदेशी विद्यार्थी भी आते थे यहाँ के शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। और जो आते थे, सेलेक्ट हो जाते थे, तो अपने आप को मतलब बोलते थे कि हमने ये बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया है। तो ऐसा वर्चस्व है विश्वविद्यालय का। और मतलब चाइना को बहुत सारे यहाँ पे विजिटर भी आए, दर्शनाभिलाषी भी आए, जो विजिट करके जाने के बाद से उन लोगों ने किताब लिखी अपने इस विश्वविद्यालय के बारे में। उसी में से चीन के एक विजिटर हैं युआंग च्वांग अपनी किताब में लिखते हैं कि विश्वविद्यालय के 7 मंजिली अटारियों के शिखर बादलों से भी अधिक ऊंचे थे, और वो प्रायः प्रातः काल में वहाँ पे हिम जम जाया करती थी। वो इतने ऊंचे थे कि सुबह सुबह वहाँ पे हिम जम जाया करती थी, और मतलब अद्भुत नज़ारा होता होगा उस टाइम पे। और एक जैन ग्रंथ है, जैन का ग्रंथ है सूत्र कृतांग, उसमें नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है, नालंदा विश्वविद्यालय के। तो ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट रहा है वहाँ का कि वर्चस्व भी रहा है उस चीज़ का। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ अच्छा से चल रही हो तो बुरी संगतियों का, बुरी प्रवृत्तियों का प्रवेश निश्चित होता है। चाहे आप उसको कंट्रोल कर लें तो सही है, नहीं कंट्रोल करते हैं तो वो भारी नुकसान भरपाई करना पड़ सकता है। वैसे ही हुआ था जब हमारे ये मुग़ल सम्राट जब भारत आए थे, तो उन लोगों ने कुछ तो ऐसा हमारे संस्कृति के साथ में खिलवाड़ किया था। ऐसे ही 1303 ईस्वी में जब मुग़ल आक्रांताओं ने बिहार और बंगाल पे आक्रमण किया था, बिहार और बंगाल पे आक्रमण करने के टाइम पे उसके लपेटे में विश्वविद्यालय भी आ गया, और उसके लिए बहुत खामियां भरने, बहुत नुकसान भरना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ के लिए। वहाँ पे जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनको सारे को मौत की घाट में ऐसे उतार दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों का टारगेट था कि इनको बोलो मुस्लिम जो भी हो, मुस्लिम को छोड़ के, अगर मुस्लिम नहीं है तो उनको बोलो कि मुस्लिम में होने के लिए अगर नहीं हो रहे हो तो उनको मार दिया जाए। टारगेट ही ऐसा था। तो उस टाइम पे उन लोगों ने उनको बोला होगा, शिक्षा के आवेश में आकर के उन लोगों ने मना किया होगा। फिर उन सारे बौद्ध भिक्षु जो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु थे सबको मार दिया गया। वो जितने भी पुस्तकें थी, पुस्तकालय थी विश्वविद्यालय में, तो सबको जला दिया गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ी पुस्तकालय थी, उनको जला दिया गया, जिसमें हज़ारों किताबें, सैकड़ों रिसर्च की किताबें बहुत सारी उसमें भरी पड़ी थी, सबको जला दिया गया। वहाँ की जो 7 मंजिल इमारत है, जो गगनचुंबी इमारत थी, जहाँ पे सुबह सुबह हिम जम जाया करती थी, वो कब एक खंडहर के रूप में इन लोगों ने दे दिया वो पता ही नहीं चला, ऐसा हो गया। इस प्रकार एक भारतीय विद्या संस्कृति की सभ्यता का घर नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी सुरक्षा के बारे में संसार के कठोर वास्तविकताओं से दूर रहने वाले यहाँ पे भिक्षु जो विद्वान थे, शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि आक्रमण की एक ही झटके में सब कुछ मिट्टी का अवशेष और खंडहर बना दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, खंडहर बना दिया गया, नामो निशान
नाम तो मिटा गया, निशान तो अभी खंडहर के रूप में वहाँ पड़ा हुआ है। अभी भी जाते हैं तो आवेश होता है ऐसे ही प्रवृत्ति के लोगों पे, लेकिन अभी खैर क्या कर सकते हैं। एक मान्यता उसकी ऐसी भी है कि 21वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण, सॉरी 21वीं माफ़ी चाहूँगा, 21वीं नहीं 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का ये मुग़ल शासक था, इसका तबीयत ख़राब होता है तो देश विदेश में जाकर दवाई कराता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो उसके जो एडवाइज़र हैं, सलाहकर्ता हैं, वो उनको बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में इलाज कराने के लिए। वो तैयार होता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उसको पता भी था। तो वो एक शर्त रखता है कि मैं कोई भी दवा खाऊंगा नहीं, ऐसे ही ठीक होना पड़ेगा मुझे, और आपको करना है। तो उसके डर से जो विश्वविद्यालय के विद्वान हैं वो उस चीज़ को एग्री भी किए, तैयार हो गए करने के लिए। तो उन्होंने बख्तियार खिलजी को किताब कुरान देने के लिए बोला, कुरान पढ़ने के लिए, कि ये कुरान आप पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे। कुरान के कुछ पेज उन्होंने बताया था कि आप पेज पढ़ना है। वो पेज पढ़ता था डेली, धीरे धीरे वो ठीक हो गया। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या रीज़न है कि मैं ये कुरान पढ़ के ठीक हो गया हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो कुरान का पेज आप पलटते हो तो एक पहले आप पेज पलट के उसके फर्स्ट फिंगर को जीभ पे ले जाते हो, फिर सेकंड पेज पे आते हो, तो उस जगह पे हमने दवा भी लगाया था। दवा जैसे जैसे आपने फर्स्ट पेज टच किया, फिर जीभ पर टच किया, फिर सेकंड भी किया, थर्ड भी किया, तो धीरे धीरे वो दवाएँ आपके अंदर गई और वो जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। तो उसके बाद वो इतना गुस्सा हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की सारी पुस्तकें जलकर भस्म हो गई। माना जाता है कि करीब 6 महीना 29 दिन तक किताबें, विश्वविद्यालय की पुस्तकालय 6 महीना 29 दिन तक जलती रह गई। लेकिन खैर अभी क्या कर सकते हैं, अभी बस एक अवशेष बचा हुआ है वहाँ पे। अफसोस के अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पे देखने के बाद से। खैर आज के लिए बस इतना ही। हम आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रयास करेंगे जल्द ही आपसे रूबरू हों, और हम आपके आशीर्वाद और स्नेह के सदा आभारी हैं। उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।